अब हम फरवरी महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर में 450 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में, और इसकी लागत कितनी आएगी? 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसका काम क्या है? युवाओं को कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा जयपुर में, और इसमें जो लागत आएगी वो आएगी 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसका काम क्या होगा कि युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे देखते हैं, माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आबू राज। क्या किया गया है? आबू राज। तथा जहाजपुर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यज्ञपुर। और कामा का नाम बदल करके क्या किया गया है? कामवन। ठीक है, तो ये 3 नाम बदलने की घोषणा की गई है। तो माउंट आबू का नाम बदल करके करा जाएगा आबू राज, जहाजपुर का नाम बदल के किया जाएगा यज्ञपुर, और कामा का नाम बदल करके किया जाएगा कामवन। आगे देखते हैं कि 2026 में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि में 150 रुपये की वृद्धि कर इसे अब कितना कर दिया गया है? वो है 1300 रुपये प्रति माह किया गया है। तो 2026 में जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन राशि थी उसमें कितनी वृद्धि की गई है? 150 रुपये की वृद्धि की गई है। और इसमें अब ये कितनी हो गई है? सामाजिक सुरक्षा की पेंशन हो गई 1300 रुपये प्रति माह हो गई है। नेक्स्ट है, बालोतरा जिले में कौशल विकास हब बनेगा। तो कौशल विकास हब कहाँ बनेगा? वो बनेगा बालोतरा जिले में बनाया जाएगा। अगला है कि झालामंड जोधपुर में श्री आदि पैनोरमा, नागाना बालोतरा में नागनेचिया माता पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। तो श्री आदि पैनोरमा निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा झालामंड जोधपुर में। और नागनेचिया माता का जो पैनोरमा है वो कहाँ बनेगा? वो है नागाना बालोतरा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि गौ सेवा नीति 2026 लाई जाएगी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिक तथा पंचायती राज व नगर निकाय अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय में कितने 10% की वृद्धि की घोषणा की जाएगी। तो एक तो हो गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक, कार्मिक, पंचायती राज एवं नगर निकाय अध्यक्ष और सदस्य, इनके मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी? 10% की वृद्धि की जाएगी। आगे देखते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को अब 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 9,000 रुपये प्रतिमाह की समान राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको 2028-29 तक कितना? $350 बिलियन और 2047 तक है $4.3 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर आए, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को HPV यानी ह्यूमन पैपिलो वायरस टीके की खुराक देकर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। तो HPV टीकाकरण अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को। तो HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, कब हुई? 28 फरवरी को हुई। राजस्थान के जो कायड़ विश्राम स्थली जो कि कहाँ है? अजमेर में, वहाँ से हुई। और इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
तो HPV यानी ह्यूमन पेपिलोवायरस जो है उसके टीकाकरण की शुरुआत हुई 28 फरवरी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से हुई। इसके तहत क्या है, 9 से 14 साल की बालिकाओं को HPV टीके की खुराक दी जाएगी। ठीक है, तो ये हुई थी शुरुआत 28 फरवरी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से इस टीकाकरण की शुरुआत की गई है। HPV टीकाकरण अभियान का उद्देश्य किशोरियों को प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। तो HPV टीकाकरण है वो किससे बचाव के लिए काम करता है, तो वह सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सांबर झील में 27 फरवरी को सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ, 27 फरवरी को, और सांबर झील में इसका आयोजन किया गया। आगे है, PM ई बस सेवा के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर एवं अजमेर में कुल 775 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कौन सी योजना के तहत, PM ई बस योजना के तहत कितने शहरों में, 8 शहरों में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, यहाँ पे 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है कि अगला देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने का निर्णय किया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधित करते हुए कुष्ठ रोग शब्द को खतरनाक रोगों की श्रेणी से हटाया गया है। तो कौन से रोग को, कुष्ठ रोग है, इसको खतरनाक रोगों की श्रेणी से हटाया गया है। इससे आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है, तो जिससे कि कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा और सभी को चुनाव लड़ने का अवसर मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। आगे देखते हैं, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विभिन्न मॉडल निर्धारित किए गए हैं। तो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत क्या है, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए क्या है, विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं। तो मॉडल ए क्या कहता है कि पूर्णतः रिको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास। मॉडल बी में क्या कहा गया है, 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दरों पर। मॉडल सी में कहा गया है संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था। मॉडल डी में कहा गया है PPP मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या है, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना क्या है, अनिवार्य है। राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान भी देती है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 100 करोड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए। तो क्या है, 100 करोड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए इसकी अनुदान सीमा है।
100 से 200 एकड़ के लिए 30 करोड़, 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो 100 एकड़ के पार के लिए 20 करोड़, 100 से 250 के लिए 30 करोड़ और 250 से अधिक के लिए 40 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक के लोन पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में राजस्थान क्या है? देश में अग्रणी है। नेक्स्ट है मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना प्रारंभ होने के समय विभाग का कॉल सेंटर की शुरू नहीं हो पाने के कारण विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर आयोजित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जाता था। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को विभाग का कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया तथा 31 दिसंबर 2024 से यूनिट द्वारा पशुओं का ऑन कॉल निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इन मोबाइल वाहनों की 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि इसके संचालन के लिए जो बजट व्यवस्था का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करती है। तो वाहनों के लिए तो 100% राशि कौन? केंद्र सरकार देती है, और इसके संचालन के लिए जो बजट का 60% तो देती है केंद्र और 40% देती है राज्य। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की स्थापना की गई है। 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मोबाइल यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार किया जाता है? 6 पशुओं का उपचार करना निर्धारित है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान हो रही है। तो कितनी रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? वह 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। आगे देखते हैं, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि राज ममता प्रोग्राम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और अवसाद व आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज ममता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ई संजीवनी का मुख्य रूप से क्या है? वह टेली मेडिसिन सेवा है। तो ई संजीवनी क्या है? एक टेली मेडिसिन सेवा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी SMS कॉलेज जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके लिए 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक ITI और अधिक प्रशिक्षण योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपये की मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर देने की पहल की गई है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल देने की पहल की है। भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 24 जून 2024 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 24 जून 2024 को। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? वह है राज्य सुरक्षा योजना। तो
जो आपात परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सुरक्षा योजना चालू की गई है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना है? मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। तो दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर जान गंवा देता है तो उनके पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक लाने के लिए जो निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में अब तक कितनी आभा आईडी जारी की जा चुकी है? वह 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी है। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों के बेहतर विकास इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितने बेड क्षमता की आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? 50 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। तो ये 2-3 कार्यक्रम चलाए गए, एक तो राज पहल है, एक राज ममता है, एक राज सुरक्षा है, तो इन सभी को याद रखना है। तो राज पहल कार्यक्रम, तो बजट 2026-27 में घुमंतु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम चालू किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये राज पहल कार्यक्रम किसके लिए चालू किया गया है? घुमंतु समुदाय है, उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए ये चालू किया गया है। राज पहल कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। तो प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवास प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर तथा शैक्षिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इससे पलायन और प्रवास के कारण नियमित विद्यालय से वंचित रहने वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सब है राज पहल कार्यक्रम के तहत। ये किसके लिए है? घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए की शिक्षा के लिए ये चलाया गया है। नेक्स्ट है जयपुर के जल महल की पाल पर भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने और राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया था। राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 23 फरवरी 2026 को राजाजी उत्सव मनाया गया राष्ट्रपति भवन में, और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया इस अवसर पर। हम फरवरी महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे देखते हैं। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो वो किया गया है आमेर दुर्ग का चयन किया गया है। तो जयपुर जिले के कौन से पर्यटन स्थल का चयन किया गया है? आमेर दुर्ग। अगला प्रश्न है कि राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? वह है 6,10,956 करोड़ रुपए है 2026-27 के बजट का आकार। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं का बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो एजेंसी गठित की गई जाएगी वो है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो एनटीए की तर्ज पर क्या बनाई जा रही है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जा रही है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? तो अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन जो बनाया जाएगा वो है खूड़ी जैसलमेर में बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी
स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा, वो है बनाया जाएगा खूड़ी जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 50 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है 1 करोड़ रुपए की कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। तो कौन सी योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं वह है कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56 प्रकार की जांच है। यहाँ पे कितनी प्रकार की जांच है? 56। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 प्रकार की तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की जांचों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सैटेलाइट चिकित्सालयों में 1097, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 771 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 546 प्रकार की दवाई आवश्यक सूची में शामिल कर उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वह पहला। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में जो राजस्थान का स्थान है वो है पहला स्थान है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम अजमेर की कौन सी पहाड़ी से होता है? नाग पहाड़ी से। नेक्स्ट है, DGCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की पहली 6 माही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है? वह 50,900 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। नेक्स्ट है, 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना है? तो 2024-25 में राजस्थान का जो कुल निर्यात है वह 97,171 करोड़ रुपए का कुल निर्यात है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प, ये 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं हैं राजस्थान की। इसका राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है? वह 67% हिस्सा है। तो राज्य की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं में कौन कौन सी? की पहली आ गई इंजीनियरिंग, दूसरा आ गया रत्न आभूषण, तीसरा धातु, चौथा वस्त्र और पांचवा हस्तशिल्प। इनका कुल निर्यात में हिस्सा है 67%। आगे देखते हैं कि 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया? तो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में किया गया। अब सूजस ई प्रश्नोत्तरी थर्ड में क्या क्या प्रश्न दे रखे थे? तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी क्या है? आपके जो सूजस ई बुलेटिन आती है उसमें आजकल ई प्रश्नोत्तरी दी जाती है। उसके प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो वो किया है जयपुर शहर से। तो जयपुर शहर से भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? 155261। इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं किसान। नेक्स्ट है, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पे है? बाजरा, सरसों, इसबगोल, इन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में स्थान है पहला। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो 5 रुपये प्रति लीटर की राशि उपलब्ध करवा रही है राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? वो चलाई जा रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में चलाई जा रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हैवी मेटल टेस्टिंग लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 को अधिसूचित किया गया है। तो RIPS 2024 को कब अधिसूचित किया गया था? वो है 8 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है कि सूजस प्रश्नोत्तरी 2 में क्या प्रश्न दिए गए थे?
तो प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइस विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 400 विद्यालयों को सीएम राइस विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। आगे देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? तो स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी, वो की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विज्ञान और तकनीकी के विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए राजस्थान के कौन से 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो है 1000 विद्यालयों में। 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? वह है 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो 1 से 8वीं तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, क्या करने के लिए? निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? वह है 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा? तो स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा? स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर के जल महल में 20 एवं 22 फरवरी को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। तो कब किया गया? 20-22 फरवरी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, नीति आयोग है ना इंडिया में, उसकी तर्ज पर क्या गठित किया गया है? वो है रीति आयोग गठित किया गया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है रीति की? वह है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI। रीति आयोग है, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये किसकी तर्ज पर गठित किया गया है? नीति आयोग की तर्ज पर गठित किया गया है। इसके तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये गठित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में स्थान है पहला। नेक्स्ट है कि नवीन एमपैक्स के गठन में कौन सा स्थान है? वह है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, इस प्रकार भारतीय बीज सहकार समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? वह तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं। कितने मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं? 225 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ज्वार, इसबगोल और जीरा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? वह पहला स्थान है। राजस्थान का किस किस के उत्पादन में देश में पहला स्थान है? वह बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल, जीरा, इन सभी के उत्पादन में देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि लूणकरणसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। तो मिनी सचिवालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा लूणकरणसर बीकानेर में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के पदों को छोड़कर अन्य पदों में सीधी भर्ती में 2% का आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप और स्कूल नेशनल गेम्स के जो पदक विजेता है उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा? 2% का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार एक बहुभाषी AI आधारित संवादात्मक प्रणाली है। तो भारत विस्तार क्या है? AI आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। तो मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड कन्वर्सेशनल कंसल्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है? संवादात्मक प्रणाली है, AI आधारित। नेक्स्ट है कि देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म
पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, और इसमें क्या है, जो भारत विस्तार में क्या है, किसानों को क्या है, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधित समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत विस्तार का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 27 फरवरी 2026 को किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो भारत विस्तार योजना है, इसका शुभारंभ है ना कब किया गया, वो किया गया 17 फरवरी 2026 को किया गया। कहाँ किया गया, दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। और ये भारत विस्तार क्या है, वो है, भारत विस्तार है क्या, वो है एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। एआई आधारित क्या है, संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। और इससे क्या होगा, इससे क्या है, किसानों को डिजिटल एकीकृत प्लेटफॉर्म संबंधी कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये भारत विस्तार वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। कब इसका शुभारंभ किया गया, 17 फरवरी 2026 को दुर्गापुरा जयपुर में, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भजनलाल शर्मा इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। और ये भारत विस्तार क्या है, एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है और इससे क्या है, देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या है, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए क्या चालू की जाएगा, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स ये चालू की जाएगी और उनके लिए एक कार्यक्रम भी चालू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जयपुर व जोधपुर में विज्ञान एवं तकनीकी के विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी चालू की जाएगी। तो स्पेस गैलरी कहाँ चालू की जाएगी, जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है, 1000 विद्यार्थियों में एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, वो कि 1000 विद्यालयों में की जाएगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विस्तार के लिए 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा के साथ ही इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 400 विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत क्या है, कक्षा 8, 10, 12 के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से, किसके माध्यम से, ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 3.90 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि बजट में कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 1ली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी है उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2026 को सायला जालोर में माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ हुआ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ, वह सायला जालोर में। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में FTO यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। बजट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, सैनिक कल्याण की दिशा में जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और जोधपुर एवं शेरगढ़ में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो मेजर शैतान सिंह
कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में। नेक्स्ट है विरासत विकास के लिए पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में थार संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थार संस्कृति सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर, इन 5 जिलों में थार संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी हो चुकी है। तो आभा आईडी कितनी जारी हो चुकी है? वह 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी हो चुकी है। नेक्स्ट है ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है? टेली मेडिसिन योजना है। ठीक है, तो टेली मेडिसिन मतलब फोन पर जो चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। तो ई संजीवनी क्या है? टेली मेडिसिन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया है। नेक्स्ट है माँ योजना, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में माँ योजना के तहत असहाय विमंदित लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। तो माँ योजना के तहत क्या है? जो असहाय विमंदित लावारिस रोगी है उसको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। कौन सी योजना के तहत? माँ योजना के तहत। तो माँ योजना में क्या आ गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना। इसके तहत क्या है? असहाय विमंदित लावारिस रोगी है उनको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है माँ योजना के तहत। नेक्स्ट है माँ योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंचायत स्तर पर भी आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज ममता प्रोग्राम। तो गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये क्या है? मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो राज ममता प्रोग्राम क्या है? मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना भी की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर सेल और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ ठीक है काउंसलर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशंस का भी आयोजित किए जाएंगे। कहाँ? उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट है कि राज्य सुरक्षा योजना। पहला तो है क्या? राज ममता योजना। राज ममता तो ये तो किसके लिए? मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी है राज सुरक्षा योजना। तो राज सुरक्षा योजना किसके लिए? वह सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए किसकी शुरुआत की गई है? राज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। जो सड़क दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक हो गया, प्रसूति या अन्य जो आपात परिस्थितियाँ, इमरजेंसी परिस्थितियाँ ना, उसमें मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए चालू की गई है राज सुरक्षा योजना चालू की गई है। इसमें 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। सीएचसी और ईसीजी, टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाईवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो राज्य सुरक्षा योजना क्या है? इमरजेंसी में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। और राज ममता योजना है वो है मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मोक्ष वाहिनी योजना। इसके तहत क्या है? दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी। तो क्या है? दुर्घटना में जो किसी व्यक्ति की अगर जान चली गई है तो उनके जो पार्थिव शरीर है उनको मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए चालू की गई है मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके तहत क्या है? इसके तहत क्या है? 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत क्या है, 1,000 करोड़ रुपए का व्यय, 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है राज सवेरा योजना। राज सवेरा योजना है, ये किसके लिए है? ये है नशा मुक्ति के लिए। तो राज ममता हो गई मानसिक चिकित्सा के लिए, राज सुरक्षा हो गई इमरजेंसी में जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और राज सवेरा किसके लिए है? नशा मुक्ति के लिए है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस योजना, ये राज सवेरा ये प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत जिला चिकित्सालयों में विशेष नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है शेखावटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है जोजरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए STP CETP के ट्रीटेड जल से सिंचाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के पारदर्शी आयोजन के लिए NTA की तर्ज पर क्या स्थापित की जाएगी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सशक्त जल के प्रबंधन के लिए जयपुर में स्थापित किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है अस्पताल परिसरों में स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अटल आरोग्य फूड कोर्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वह है अस्पताल परिसरों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया जाएगा अटल आरोग्य फूड कोर्ट, और इसके लिए कितने का प्रावधान है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरा होने पर ही भुगतान होगा। हॉस्पिटलिटी एवं IT एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों के लिए 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान रोजगार नीति 2026 के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 तक क्या है? मार्च 2029 तक कितने? 15 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल टू वर्क कार्यक्रम है, इसके तहत क्या है? प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। तो स्कूल टू वर्क है, इसके तहत क्या है? प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। तो क्या है? शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से क्या है? बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पहले संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र में 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए 51 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही अधिक मजबूती बनाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTA की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना की जाएगी। हम फरवरी 2026 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजस्थान में क्या है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। तो NTA है जो इंडिया लेवल पर क्या है? NTA, उसकी तर्ज पर राजस्थान में क्या बनाई जाएगी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। ठीक है, RSTA, ठीक है, ये बनाई जाएगी राजस्थान में। तो NTA की तर्ज पर राजस्थान में किसका निर्माण किया जाएगा? RSTA का निर्माण किया जाएगा। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए नॉलेज पार्टनर के सहयोग से प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में वाइब्रेंट की फुल फॉर्म क्या है?
वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम ये चला जाएगा। तो विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए जो प्रत्येक जिले के जो महाविद्यालय है उसमें क्या है, वाइब्रेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ये किसके लिए है, विद्यार्थियों में स्टार्टअप के विकास के लिए है। ठीक है, तो स्टार्टअप के विकास के लिए क्या चलाया जाएगा, वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस, डिजिटल मेंटोरिंग और प्रौद्योगिकी सक्षम परामर्श प्रदान करने के लिए ड्रीम, क्या है ड्रीम, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया जाएगा किसके लिए, ये तो ड्रीम प्रोग्राम किसके लिए है, रोजगार परक कौशल विकसित करने के लिए, यानी कि जो रोजगार परक स्किल डेवलप करने के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए, ठीक है, और डिजिटल मेंटोरिंग के लिए क्या है, और प्रौद्योगिकी समक्ष परामर्श प्रदान करने के लिए। तो मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित जो परामर्श है प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो महाविद्यालय है यानी कॉलेज, उनमें कितने दो प्रोग्राम हो गए। पहला तो क्या हो गया, ड्रीम प्रोग्राम। ड्रीम प्रोग्राम किसके लिए है, तो रोजगार परक स्किल डेवलप करने के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, डिजिटल मेंटोरिंग के लिए और प्रौद्योगिकी सक्षम परामर्श प्रदान करने के लिए चलाया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि वाइब्रेंट प्रोग्राम। वाइब्रेंट प्रोग्राम किसके लिए है, स्टार्टअप के विकास के लिए चलाया जाएगा महाविद्यालयों में। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। तो टेक्नो हब कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, ऐसे याद रखना अब के, ठीक है, अजमेर, भरतपुर एंड कोटा, यहाँ पे क्या स्थापित किए जाएंगे, टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। कहाँ, अजमेर, भरतपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे टेक्नो हब। इन टेक्नो हब में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, डाटा और एआई लैब जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो टेक्नो हब कहाँ पे बनाए जाएंगे, अजमेर में, भरतपुर में और कोटा में बनाए जाएंगे। इन टेक्नो हब में क्या है, टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, एआई लैब जैसी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, वह है 30 करोड़ का प्रावधान है। नेक्स्ट है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। तो प्रत्येक जिले में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। कहाँ, प्रत्येक जिले में। आगे देखते हैं प्रदेश में उभरते स्टार्टअप की मेंटरिंग और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। तो उभरते स्टार्टअप है उसकी मेंटरशिप के लिए कौन सा, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बजट है, वो बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, राजस्थान बजट, वो है उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी। उन्होंने प्रस्तुत किया था, कब किया था, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, 150 महाविद्यालयों में बनाए जाएंगे। राजस्थान के युवाओं के लिए युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति लागू की गई है। तो युवा नीति, रोजगार नीति और कौशल नीति लागू की गई है। भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा भरतपुर में। तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा भरतपुर में। नेक्स्ट है वॉर म्यूजियम। वॉर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा झुंझुनू में। झुंझुनू में बनाया जाएगा वॉर म्यूजियम। नेक्स्ट है राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी, प्रत्येक पंचायत समिति पर चरणबद्ध रूप से नमो वन का निर्माण किया जाएगा। तो जिला मुख्यालय पर तो क्या बनाई जाएगी, नमो नर्सरी, और पंचायत समिति स्तर पर बनाए जाएंगे नमो वन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान, ऑक्सीजोन्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 16 जिले हैं, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजोन्स जो है स्थापित किए जाएंगे। तो ऑक्सीजोन्स कितने, 16 जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
नेक्स्ट है कि भरतपुर, सांभर, मीठड़ी, इसमें क्या है, स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिसीजेस स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब जो एवियन डिसीजेस, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशलाइज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एवियन मतलब पक्षी, इनके जो उनमें जो रोग होते हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज सेंटर। तो स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीजेस मतलब पक्षियों में जो रोग है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलाइज सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, वो है भरतपुर में, सांभर में और मीठड़ी जो कि कहाँ है, कुचामन में। इन 3 जगह पे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि बन्नेड़ा, जो बनेड़ा शाहपुरा में क्या स्थापित किया जाएगा, इको पार्क। इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, बनेड़ा में। टोडरा सिंह में, टोंक में क्या बनाया जाएगा, नेचर पार्क। नेचर पार्क कहाँ बनेगा, टोडरा सिंह में। और इको पार्क कहाँ बनेगा, बनेड़ा में। तो बनेड़ा जो शाहपुरा में है वहाँ पे बनाया जाएगा इको पार्क, और टोडरा सिंह है वहाँ पे बनाया जाएगा नेचर पार्क। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी जयपुर में। और ये किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला बनाई जाएगी जयपुर में, और ये इसके लिए पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये बनाई जाएगी। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर लैपटॉप, टैबलेट क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितने 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। तो 10वीं, 12वीं और 8वीं में जो अध्ययन करने वाले मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप के क्रय करने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितने रुपए दिए जाएंगे, 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। 1ली से 8वीं तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए कितना व्यय आएगा, वह है 250 करोड़ रुपए का व्यय आएगा इसके लिए। नेक्स्ट है राजपहल प्रोग्राम। पहल की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित की जाएगी। तो राजपहल कार्यक्रम के तहत क्या है, प्रत्येक जिले में क्या स्थापित की जाएगी, एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है प्रदेश के 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज यानी राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, राइज की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें 1000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। तो कितने, 400 विद्यालयों को CM राइज में क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में क्या बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग बनाया जाएगा। उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप एवं स्केलिंग के लिए iStart प्रोग्राम बनाए जाएंगे। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अब सूजस ई प्रश्नोत्तरी है, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे तो वो देखते हैं। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितने विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, 5 विदेशी भाषाएं। ठीक है, कितने, 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा, वो है 20,000 कामगारों को। नेक्स्ट है राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज सवेरा कार्यक्रम है ना, वो किसके लिए, नशा मुक्ति के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो राज सवेरा कार्यक्रम किसके लिए चालू किया गया है, नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट है कि टेक्नो हब कहाँ बनाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्नो हब
जहाँ पर कि टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, एआई लैब ये सब स्थापित किए जाएंगे ना। तो टेक्नो हब कहाँ बनाए जाएंगे, तो याद क्या रखना है, अब के, यानी ए का मतलब अजमेर, बी के मतलब भरतपुर और के मतलब कोटा। तो टेक्नो हब कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, अजमेर, भरतपुर और कोटा में। नेक्स्ट है कि कॉलेज में विद्यार्थियों को डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा ड्रीम। तो डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए जो चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा ड्रीम। नेक्स्ट है प्रदेश के हर जिले में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए अलवर जिला स्थित सिलीसेट झील को आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हर जिले में क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसके लिए जो मॉडल है वो है मॉडल वेटलैंड। किसको बनाया गया है, वो है सिलीसेट झील को बनाया गया है मॉडल वेटलैंड। नेक्स्ट है जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, वो है फरवरी 6 और 7 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ कब किया जाएगा, वो 6 व 7 फरवरी को JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। 6-7 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है रामाश्रय वार्ड, जियाट्रिक वार्ड व जियाट्रिक क्लिनिक 14 मार्च 2024 से प्रदेश के हर जिले अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। तो कब से किया गया, वह 14 मार्च 2024 से किया गया है रामाश्रय वार्ड का। इसके तहत क्या है, प्रत्येक वार्ड में 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष रोगियों के लिए समान व्यवस्था की गई है। उनको बेड पर ही जांच, सैंपल संग्रह, रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है कि देवनारायण गुरुकुल योजना। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष क्या है, 500 विद्यार्थियों को निजी प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या है, 500 विद्यार्थी, कितने 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष क्या है निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलवा करके जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो कौन सी योजना के तहत, देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इस नीति के तहत राज्य सरकार जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकानी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेगी। ठीक है, तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकानी सहित उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेगी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग और सेंसर्स के क्षेत्र में एंकर निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए 2 समितियां, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है प्रदेश के निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना के लिए राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है, पहला। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत क्या है, पहले बच्चे के पर 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जाता है। पहला बच्चे के जन्म हो 5,000 रुपये 2 किस्तों में 3,000 व 2,000 के रूप में दिए जाते हैं। दूसरे बच्चे के जन्म पर अगर लड़की हो रही है तो एक मुश्त कितने 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे जन्म पर केवल लड़की होने पर 6,000 रुपये का एक मुश्त लाभ प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 13 स्टोन मार्ट 2026। 13 इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब से कब हुआ, 5 से 8 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ। और इसकी थीम क्या थी, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी।
ठीक है। तो 13वां जो इंडिया स्टोन मार्ट है उसका आयोजन हुआ 5 से 8 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ और इसकी थीम थी स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। अभी वर्तमान में राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और PM कुसुम के कंपोनेंट C में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को संगीतबद्ध किसने किया था? वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने संगीतबद्ध किया था। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 की जो सूजस है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इसके द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो UIDAI है, इन्होंने आधार के लिए एक आधार कार्ड होता है ना, उसके लिए एक शुभंकर लॉन्च किया। उस शुभंकर का नाम क्या है? उदय। तो UIDAI है, उन्होंने आधार कार्ड के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है। उस शुभंकर का नाम क्या है? उदय। और तो उनका जो डायग्राम है, वो चित्र है, वो ऐसा है। तो इनका ये शुभंकर है, इनका नाम क्या है? उदय। ठीक है। तो UIDAI ने आधार कार्ड के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है, उसका नाम है उदय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने की पूरी संभावना है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई स्वास्थ्य संवाद की पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य संवाद है, उसकी जो पहल चालू की गई है किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना। मतलब चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सके लोगों को, इसके लिए डिजिटल संवाद मंच, मतलब डिजिटल ऐसा मंच विकसित किया जा रहा है जिससे कि लोगों को चिकित्सा के बारे में शिक्षा प्राप्त हो सके। तो स्वास्थ्य संवाद का उद्देश्य यही है। तीसरा प्रश्न जो आपको दिया गया है वह है CSIR स्मार्ट गांव मिशन, इसका शुभारंभ राजस्थान के किस गांव में किया गया है? तो CSIR उसने ना एक मिशन चालू किया है, उसका नाम है स्मार्ट गांव। क्या है? स्मार्ट गांव मिशन। तो वो चालू किया है कहाँ से? पाली जिले के सवाईपुरा गांव से ये चालू हुआ है। और कब हुआ है? 20 दिसंबर 2025 से चालू हुआ है। तो CSIR ने जो स्मार्ट गांव मिशन है उसकी शुरुआत कहाँ से की है? पाली जिले के सवाईपुरा गांव से 20 दिसंबर 2025 को चालू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कि CSIR ने स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ किया है पाली जिले के सवाईपुरा गांव से 20 दिसंबर 2025 को किया है। आगे हम देखते हैं धरती आबा। धरती आबा इनका मतलब है धरती के पिता। इनकी उपाधि किससे संबंधित है? तो इनकी उपाधि संबंधित है भगवान बिरसा मुंडा से। ठीक है। तो इनकी उपाधि संबंधित है धरती के पिता, इनकी उपाधि संबंधित है वो है भगवान बिरसा मुंडा, इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न जो आपके सूजस पत्रिका में दिया गया है वो है RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को भावनात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चों को भावनात्मक मजबूती, मतलब उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया है? वो है खुशी साला खुद की खोज कार्यक्रम। खुशी साला खुद की खोज कार्यक्रम चालू किया गया है RSCERT के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बनास महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है 24 दिसंबर 2025 को किया गया है और टोंक में किया है। तो पर्यटन विभाग ने बनास महोत्सव का आयोजन किया है 24 दिसंबर 2025 को, और कहाँ है? टोंक। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति की रचना किन्होंने की थी? वो की थी रणछोड़ भट्ट ने की थी राज प्रशस्ति की रचना। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागौर जिले के जसनगर कस्बे में किस नदी के किनारे 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ सीलें प्राप्त हुई है? 3500 साल पुरानी।
जो सिक्के बनाने की जो सील प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? नागौर जिले के जसनगर कस्बे से। नागौर जिले के जसनगर कस्बे से ये सीलें प्राप्त हुई है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह लूणी नदी के किनारे ये सीलें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है? तो पुरानी संसद भवन है उसके जैसा विद्यालय बनाया गया है, वो है दादल गांव जालोर में। ठीक है, दादल गांव जालोर में पुरानी संसद भवन के जैसा विद्यालय बनाया गया है। तो ये विद्यालय वहाँ के भामाशाह डॉक्टर अशोक जैन द्वारा बनवाया गया है। तो कौन से गांव में बनाया गया है? वह है दादल गांव जालोर में बनवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना है ग्रामीण इलाकों में जो आबाद भूमि है उसका सीमांकन करना, मतलब उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ग्रामीण इलाके है जो आवासीय भूमि है, तो लोगों के घरों की सीमा है, उनके जो जमीन की सीमा कहाँ तक है उसका सीमांकन करने के लिए चालू की गई है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है अलवर जिले में। अलवर जिले के बहतुकला गांव में स्थित है। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर जिले में। नेक्स्ट है राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया है? वो है कोटपुतली बहरोड जिला है, उसकी बामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत। तो बामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत है उसको भारत की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है। और ये कौन से जिले में है? यह है कोटपुतली बहरोड जिले में है। तो बामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहाँ है? तो राजस्थान में जो जैन जी थीम है उस पर आधारित पहला डाकघर कहाँ खोला गया है? वह खोला गया है आईआईटी जोधपुर के परिसर में खोला गया है। अब हम जनवरी महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएम श्री। तो पीएम श्री इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है, पीएम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री। ठीक है, श्री की फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान के कितने विद्यालय है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? वह है 639 विद्यालय है, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। और कौन सी योजना के तहत? पीएम श्री योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले चरण में कितने विद्यालय है? 402 को, और दूसरे चरण में 237 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कुल कितने 639 विद्यालय है राजस्थान के, उसमें से पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो आबादी क्षेत्र, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू होने वाला है। उस हेल्पलाइन नंबर क्या है? वह है 1926 ठीक है, तो आबादी क्षेत्र मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे वन्य जीवों का अगर मूवमेंट हो, ठीक है, कोई भी वन्य जीव आ जाए तो उसकी सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो रहा है। उस हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? वो हेल्पलाइन नंबर है 1926। तो आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना देने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1926। नेक्स्ट है एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम है अपना खाता ऐप। ठीक है, तो अपना खाता ऐप है एक, वो लॉन्च हुआ है और इसको लॉन्च किया है राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने लॉन्च किया है। तो अपना खाता जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए क्या है? नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकलें, जमाबंदी, मानचित्र से संबंधित जानकारी, आवेदनों की स्थिति, गैर राजकीय प्रतिबंधित भूमि की रिपोर्ट,
योजनाओं एवं कार्यों की विभागीय परिपत्र एवं गिरदावरी से जुड़ी सभी सेवाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो जाएगी। मतलब तो ये जमीन से संबंधित जो सूचना है ना, वो इस ऐप जो कि अपना खाता ऐप है उसके तहत अब हमको प्राप्त हो जाएगी। जमाबंदी हो गई, ठीक है, इस प्रकार की सभी सूचनाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो पीएम मोदी है, उन्होंने अपने जो मन की बात कार्यक्रम है, तो मन की बात कार्यक्रम है ना, उसमें क्या है, अपने संबोधन में उन्होंने राजस्थान के जो रामसर गांव है उसके किसानों के नवाचारों की प्रशंसा की है। तो पीएम मोदी है, उनके जो मन की बात कार्यक्रम है, उन्होंने उसमें राजस्थान के जो रामसर गांव है उसके जो किसान हैं उनकी प्रशंसा की है। तो ये किसान क्या है, ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं और बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो रेडी टू ईट लड्डू बनाने का काम करते हैं ये किसान। और ये कहाँ के हैं, रामसर के हैं, राजस्थान के रामसर गांव के हैं। इनकी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इनकी प्रशंसा की है। और ये क्या करते हैं, बाजरे की खेती करते हैं और बाजरे की खेती करके बाजरे को प्रोसेस करके उसके रेडी टू ईट लड्डू तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। तो वो कहाँ पे की है, वो कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा जयपुर में। तो विदेशी भाषा संचार और कौशल स्कूल, तो विदेशी भाषा है उसके जो कम्युनिकेशन स्किल जो स्कूल है वो खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में। तो फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कूल है वो खोला जाएगा, कहाँ, जयपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कार्यक्रम चलाया जाता है राजस्थान में जिसका नाम क्या है, निपुण राजस्थान। क्या है, निपुण राजस्थान। तो निपुण राजस्थान कार्यक्रम के तहत क्या है, कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को, तो निपुण राजस्थान में कौन सी कक्षा है, वह 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पठन, मतलब उनको पढ़ने की, लेखन, उनको लिखने की तथा गणना करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। तो निपुण राजस्थान कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पठन, लेखन और गणना की गतिविधियों में उनको माहिर बनाया जाता है, उनमें ये सब गतिविधियां करने की क्षमता विकसित की जाती है। तो कौन से कार्यक्रम के तहत, निपुण राजस्थान कार्यक्रम के तहत। तो 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पठन, लेखन और गणना संबंधी गतिविधियों में क्या बनाया जाता है, विकसित। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये RH725, क्या है, RH725, ये किसकी उन्नत किस्म है, ये है सरसों की। नेक्स्ट है कि GCH8, ये किसकी किस्म है, ये है अरंडी की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि IIT जोधपुर है, उसने 2025 में कुल 86 IPR दाखिल किए हैं। तो ये 86 IPR अभी दाखिल करने वाला ये सर्वोच्च, मतलब सबसे अधिक IPR दाखिल करने वाला संस्थान बन गया है एक वर्ष में। तो IIT जोधपुर ने 2025 में कुल कितने, 86 IPR बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल किए गए हैं। और यह संस्थान क्या है, एक वर्ष में अब तक सर्वाधिक IPR दाखिल करने वाला संस्थान बन गया है। कौन, IIT जोधपुर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कितने 3 अनाज ATM खोले जाएंगे, कितने अनाज ATM खोलने जा रहे हैं राजस्थान में, और वो कितने खुल रहे हैं, 3। और कहाँ कहाँ पे खुल रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो अनाज ATM खुलेंगे राजस्थान में, एक तो है जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। तो राजस्थान में 3 अनाज ATM खोले जाएंगे। तो 3 अनाज ATM कहाँ खोले जाएंगे, तो वो खोले जाएंगे, एक तो जयपुर, दूसरा भरतपुर और बीकानेर। ठीक है, तो जयपुर, भरतपुर एंड बीकानेर, तो यहाँ पे खोले जाएंगे 3 अनाज ATM। तो अनाज ATM से क्या होगा कि इससे जो खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी है वो अपने राशन कार्ड का उपयोग करते हुए उचित दुकानों पर जाए बिना ही स्वतः राशन प्राप्त कर सकेंगे। तो मतलब वो उचित मूल्य की दुकानों पर जाए बिना ही क्या है, राशन प्राप्त कर सकेंगे अनाज ATM द्वारा। तो अनाज ATM है वो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, वो खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में। तो इम्पोर्टेंट है, अनाज ATM खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में खोले जाएंगे।
अब हम जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा कौन कौन से जिले हैं। एक तो है प्रतापगढ़ है, दूसरा है डूंगरपुर है, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा उदयपुर और पांचवा बारा। ये जिले हैं। इन जिलों में क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहली योजना तो कौन सी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। तो दो योजना है, पहली तो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। दो योजनाएं हैं। तो इनके जो लाभ है, इनके जो लाभ हस्तांतरण है उसको एकीकृत करके राजस्थान सरकार ने एक मॉडल लागू किया गया है। उस मॉडल का नाम है कैश प्लस मॉडल। क्या नाम है, कैश प्लस मॉडल। इस कैश प्लस मॉडल को भारत का जो आर्थिक समीक्षा है, तो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें विशेष रूप से बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया है। तो एक मॉडल है, राजस्थान सरकार का एक मॉडल है, उस मॉडल का नाम क्या है, कैश प्लस मॉडल। तो राजस्थान सरकार का एक मॉडल है जिसका नाम है कैश प्लस मॉडल, और उसको जो भारत का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, उस इकोनॉमिक सर्वे में कैश प्लस मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहाया गया है। तो किसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहाया गया है, वह कैश प्लस मॉडल जो राजस्थान सरकार का है। तो इस कैश प्लस मॉडल में क्या है, तो इस कैश प्लस मॉडल में क्या है, जो दो योजनाएं, पहली योजना तो क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। तो ये दो योजनाएं हैं। इनके जो लाभ होते थे, उनको क्या है, एकीकृत कर दिया गया है। उनको मतलब जोड़ करके ये मॉडल लागू कर दिया गया है, कैश प्लस मॉडल। तो इसको क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इकोनॉमिक सर्वे में इसकी प्रशंसा की गई है। तो ये राजस्थान में ये जो कैश प्लस मॉडल है, ये किन किन जिलों में लागू हुआ है, वह है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा। इन इलाकों में ये कैश प्लस मॉडल लागू हुआ है। पहला तो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा, इनमें कैश प्लस मॉडल लागू हुआ है। तो इसको एक बार वापिस देख लेते हैं। तो अभी इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें राजस्थान का जो कैश प्लस मॉडल है उसे बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। तो कैश प्लस मॉडल में है क्या, तो कैश प्लस मॉडल में क्या है, जो दो योजनाएं हैं। पहली योजना तो होगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी योजना होगी मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। इन दोनों योजनाओं को जोड़ करके जो इसके जो लाभ है उनको जोड़ करके क्या है, कैश प्लस मॉडल लागू किया है। और ये किन किन जिलों में लागू हुआ है, वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बारा में लागू हुआ है। तो पहला तो किसकी प्रशंसा की गई है, राजस्थान के कैश प्लस मॉडल की। दूसरा जो इंडिया को जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें एक राजस्थान के कॉम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी भी प्रशंसा की गई है। तो राजस्थान की दो चीज़ों की प्रशंसा की है इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में। पहला तो है कैश प्लस मॉडल और दूसरा है राजस्थान का कॉम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी भी प्रशंसा की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। तो कॉम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर के मार्गदर्शन और स्किल आधारित शिक्षा मिलती है। तो जो कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को करियर का मार्गदर्शन, तो करियर गाइडेंस और उन्हें स्किल से आधारित जो सीख है वो इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी भी इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में प्रशंसा की गई है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया स्टोन मार्ट 2026। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इसका आयोजन कब होगा, तो इसका आयोजन होगा 5 से 8 फरवरी 2026 को इसका आयोजन होगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक होगा और ये होगा JECC सीतापुरा जयपुर में होगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन सीतापुरा जयपुर में होगा, 5 से 8 फरवरी 2026 तक होगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 2000 में हुई थी इसकी शुरुआत। और अभी जो ये
जो इसका जो संस्करण है वो कौन सा 13वां संस्करण है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, उसका आयोजन हो रहा है। वो जो कौन सा संस्करण है वो है 13वां संस्करण है। और इस संस्करण की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसकी ये थीम रखी गई है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 को सीतापुरा जयपुर में होगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और ये अभी वर्तमान में इसका 13वां संस्करण है। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसकी जो शुरुआत की गई है अभी ये 12 जनवरी 2026 को की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या है 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है। तो कितने लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है? 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। और इसके तहत कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा? वो है 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत, जो कि 12 जनवरी 2026 को चालू की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 जनवरी के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित जो राष्ट्रीय परेड है। तो राष्ट्रीय परेड है 26 जनवरी को जो आयोजित होती है राष्ट्रीय परेड, उसमें राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई। ठीक है, तो ये झांकी थी राजस्थान की। तो उस झांकी की जो थीम थी वो थीम क्या है? वो है उस झांकी की थीम है राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। तो जो 26 जनवरी पर है जो परेड निकलती है उस पे जो राजस्थान की झांकी थी, उस झांकी की जो थीम है वो क्या है? राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। क्या है? राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श है, ये राजस्थान की झांकी की थीम है। नेक्स्ट है इस झांकी में जो राजस्थान की झांकी है उसमें मुख्यतः 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली तो क्या है? बीकानेर की उस्ता कला। ठीक है, तो ये झांकी किसको मुख्यतः केंद्र में रखकर तैयार की गई है? वह बीकानेर की उस्ता कला को केंद्र में रखकर के तैयार की गई है। नेक्स्ट है अगला क्या है? रावण हत्था बजाते हुए कलाकार। तो दूसरे के क्या है? एक पहला तो क्या है? बीकानेर की उस्ता कला के कला है झांकी में। दूसरा क्या है? रावण हत्था को बजाते हुए कलाकार को दिखाया गया है। और तीसरा है ऊंट की प्रतिमा को शामिल किया गया है। तो 3 चीजों को राजस्थान की झांकी में शामिल किया है। पहला तो है उस्ता कला। ठीक है, वो पहले तो क्या है? उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला इसको शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? रावण हत्था वाद्य यंत्र है, इसको शामिल किया गया है। और तीसरा है ऊंट की प्रतिमा, इसको शामिल किया गया है। तो ये पूछ भी सकते हैं ऊपर नेट है तो कि जो राजस्थान की जो झांकी है उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है। पहला है उस्ता कला, दूसरा है रावण हत्था वाद्य यंत्र और तीसरा है ऊंट की प्रतिमा, इनको शामिल किया गया है। तो राजस्थान की जो ये झांकी है इसको पॉपुलर चॉइस का 3य पुरस्कार मिला है। तो पॉपुलर चॉइस की श्रेणी में इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? वो मिला है 3रा। तो राजस्थान की झांकी को पॉपुलर चॉइस की श्रेणी में 3रा पुरस्कार मिला है। देखते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा 1 से 31 जनवरी 2026 को किया जाएगा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच में किया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की जो थीम है, थीम क्या है? वह है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है उसकी जो थीम है उसका थीम क्या है? सीख से सुरक्षा तथा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ये है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की जो थीम वो है। आगे हम देखते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक तो है क्या है? लॉयन सफारी और दूसरा टाइगर सफारी, ये दोनों संचालित हो रही है। तो
तो नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें एक लायन सफारी और टाइगर सफारी ये दोनों संचालित की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के संसदीय राष्ट्रमंडल जो देश है उनके संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन। तो राष्ट्रमंडल देश है उनके जो संसदीय संस्थाएं है उनके प्रतिनिधि है उनका जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 से 16 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। तो राष्ट्रमंडल देशों के जो संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधि है उनका सम्मेलन होगा, वो होगा 14 से 16 जनवरी 2026 को दिल्ली में होगा ये सम्मेलन। इसमें 60 देशों के 166 प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो 14 से 16 जनवरी 2026 को तो ये सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। बाद में जो ये प्रतिनिधि है वो राजस्थान के दौरे पर आएंगे। तो राजस्थान के दौरे पर कब है? वो 17 से 18 जनवरी 2026 को वो राजस्थान के दौरे पर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। कौन है? वी श्रीनिवास है राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। अब हम आगे देखते हैं जो राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 2 जनवरी 2026 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट ये कब होगा? तो ये होगा 4 से 6 जनवरी 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कब किया जाएगा? वो किया जाएगा 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा 4 से 6 जनवरी 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजस्थान में मजबूत डिजिटल एवं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का जो उद्देश्य है वो है राजस्थान में मजबूत डिजिटल तथा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आई स्टार्ट राजस्थान। क्या है आई स्टार्ट राजस्थान? इसके तहत क्या है? तो इसके तहत क्या है, जो स्टार्टअप है उनको पंजीकृत किया जाता है। अब तक कुल 7200 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। तो आई स्टार्ट राजस्थान के तहत क्या है, स्टार्टअप को पंजीकृत किया जाता है। अब तक 7200 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और अब तक 1000 करोड़ का निवेश भी हो चुका है और 42,500 को से अधिक लोगों को रोजगार सृजित किया जा चुका है। तो आई स्टार्ट राजस्थान में क्या है, स्टार्टअप को पंजीकृत किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं राजस्थान को ITES हब बनाने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित पॉलिसियां लाई गई है। तो राजस्थान में कौन कौन सी पॉलिसियां लागू की गई है अभी तो इम्पोर्टेंट है, वो है पहला है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। राजस्थान GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 में लागू की गई है। तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी कब लागू की गई है? 2025 में। नेक्स्ट राजस्थान AVGC XR नीति लागू की गई है, वो है 2024 में। तो राजस्थान AVGC XR नीति वो लागू की गई है 2024 में। नेक्स्ट है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, वो कब लागू की गई है? लागू की गई है 2025 में। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की गई है 2025 में। नेक्स्ट है राजस्थान AIML पॉलिसी, वो लागू की गई है 2026 में। राजस्थान AIML पॉलिसी लागू की गई है, कब लागू की गई है? 2026 में। तो ये सब पॉलिसियाँ राजस्थान में लागू की गई है। पहली पॉलिसी का है नाम है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, दूसरी है AVGC XR नीति, अगली है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और नेक्स्ट है AIML पॉलिसी। इनके बारे में हम देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं GCC पॉलिसी 2025 यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है।
इसकी स्थापना किसके लिए की गई है? तो यह है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसकी स्थापना करने के लिए और इसको प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में जीसीसी पॉलिसी 2025 लागू की गई है। तो जीसीसी पॉलिसी 2025 किसके लिए लागू की गई है? वह राजस्थान में जो क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है उसकी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए जीसीसी पॉलिसी 2025 लागू की गई है। अब जो जीसीसी हब के रूप में किन किन जिलों को विकसित किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर, इन सभी को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एक तो हो गया जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीसीसी पॉलिसी 2025 के तहत क्या है, 2030 तक 200 से अधिक जीसीसी स्थापित किए जाएंगे। 2030 तक क्या है, 200 से अधिक क्या जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 200 से अधिक स्थापित किए जाएंगे। और इसके तहत कितने? 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा? 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जीसीसी पॉलिसी 2025 के तहत। तो कौन सी पॉलिसी है? जीसीसी पॉलिसी 2025 के तहत कितने? 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भामाशाह डाटा सेंटर। तो भामाशाह डाटा सेंटर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है भामाशाह डाटा सेंटर। और ये क्या है? 800 रैक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर 4 वाला डाटा सेंटर है। तो भामाशाह डाटा सेंटर राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में। और ये 800 रैक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर 4 वाला क्या है? डाटा सेंटर है भामाशाह डाटा सेंटर। तो 800 रैक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टियर 4 वाला डाटा सेंटर है। तो जो ये भामाशाह डाटा सेंटर जो जयपुर में है वो क्या है? टियर 4 वाला डाटा सेंटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। तो भामाशाह डाटा सेंटर जो कि जयपुर में है वो सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। और ये 800 रैक वाला स्टेट ऑफ आर्ट का डाटा सेंटर है और ये टियर 4 का डाटा सेंटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में निजी, ये तो सरकारी स्वामित्व वाला है, भामाशाह डाटा सेंटर तो सरकारी स्वामित्व का है, लेकिन राजस्थान में निजी क्षेत्र में भी डाटा सेंटर स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर को स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 लाई गई है। तो निजी क्षेत्र में जो डाटा सेंटर को स्थापित करने के लिए, जो प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पॉलिसी लाई गई है? वह है राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 लाई गई है। इसके तहत क्या क्या है? बहुत सारी चीज़ें प्रदान की गई है। तो राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025, इसके तहत पहली चीज़ क्या है? राजस्थान को डेटा सेंटर के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। तो राजस्थान को डेटा सेंटर के क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा? प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। आगे देखते हैं कि 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ का वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। 10 वर्षों तक कितने? 10 से 20 करोड़ रुपए का वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले जो पहले 3 डाटा सेंटर होगा उसको 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव भी उसको दिया जाएगा। तो 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले जो पहले 3 डाटा सेंटर है उनको 25% का अतिरिक्त जो सनराइज इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 सालों तक 5% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। 5 साल तक कितना? 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। बैंकिंग, ट्रांसमिशन एवं व्हीकल शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। तो ऐसे डाटा सेंटर को क्या है? बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीकल शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी तथा भू रूपांतरण और विद्युत शुल्क में इनको छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है 10 करोड़ रुपए तक का बाह्य विकास शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से भी इस छूट प्रदान की जाएगी। कौन से? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत। तो ये होगी राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। अगली जो नीति है वो है राजस्थान AVGC XR नीति
2024। तो कौन सी नीति है अगली, वो है राजस्थान AVGC XR नीति 2024 है। तो AVGC का मतलब क्या है, ए का मतलब हो गया एनिमेशन, वी का मतलब हो गया विजुअल इफेक्ट, जी का मतलब हो गया गेमिंग, सी का मतलब हो गया कॉमिक्स। तो ए का हो गया एनिमेशन, वी का हो गया विजुअल इफेक्ट, जी का हो गया गेमिंग, सी का हो गया कॉमिक्स, ठीक है। और एक्सआर का मतलब हो गया एक्सटेंडेड रियलिटी। इसके क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ये नीति लागू की गई है। तो ये नीति किसके लिए लागू की गई है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। इसके क्षेत्र में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान AVGC XR नीति 2024 लागू की गई है। अब आगे देखते हैं AVGC XR नीति 2024 के तहत क्या है, राजस्थान में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान प्रदान किया जाएगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो राजस्थान में बनने वाली जो एनिमेशन फिल्में हैं, गेम्स, कॉमिक्स, इनको सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में नवाचार के लिए को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो तथा एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब जो एनिमेशन वगैरह के क्षेत्र में है, जो नवाचार हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में क्या स्थापित किए जाएंगे, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर भी स्थापित किए जाएंगे। और इन स्टूडियो में क्या है, कोडिंग, VFX लैब, एडवांस कंप्यूटिंग, ये सब सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो में जो कोडिंग, VFX लैब, इन सभी की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। तो ये वाली नीति कौन सी हो गई, ये हो गई राजस्थान AVGC XR नीति 2024। तो अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली, एक तो है राजस्थान AVGC XR नीति 2024 पढ़ ली, उससे पहले राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 पढ़ ली, उससे पहले क्या पढ़ ली, GCC पॉलिसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब अगली जो पॉलिसी है जो वो पढ़ते हैं, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। तो राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का मतलब है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026। तो राजस्थान AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके तहत क्या है, ई गवर्नेंस को ये विस्तार को सुनिश्चित करेगी। ये वाली पॉलिसी किसको सुनिश्चित करेगी, ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो AI के उपयोग से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तेज तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। तो राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 है, इसके तहत क्या है, जो AI का उपयोग करके जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको क्या है, तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। किसका, AI का उपयोग करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के तहत क्या है, AI से जुड़े हुए जो साइबर अपराध है उनका समाधान किया जाएगा और राजस्थान में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 है, उसके तहत क्या है, ये भी किया जाएगा कि AI से जुड़े हुए जो साइबर अपराध है उनका समाधान किया जाएगा और राजस्थान में क्या है, एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। तो ये पॉलिसियाँ है, तो कौन कौन सी पॉलिसी थी, एक तो होगी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। नेक्स्ट है राजस्थान AVGC XR पॉलिसी 2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। हम राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम 3 जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी 2026 को होगा और ये आयोजन होगा JECC
सीतापुरा जयपुर में होगा इसका आयोजन। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट है, इसका जो आयोजन हो रहा है वो किसके सहयोग से हो रहा है, तो वो है राजस्थान सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और टाई राजस्थान, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है वो है, और टाई राजस्थान, ये दोनों सहयोग करके किसका आयोजन कर रहा है, वह है राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट है। इस डिजीफेस्ट में क्या है, स्टार्टअप, निवेशक नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स सभी एक साथ आएंगे। तो राजस्थान डिजीफेस्ट ग्लोबल टाई ग्लोबल समिट है, उसमें कौन कौन एक साथ होंगे, वो है स्टार्टअप, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी, क्रिएटर्स, ये सभी एक साथ आएंगे यहाँ पे राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरूद महोत्सव। अमरूद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा सवाई माधोपुर में, और 18-19 जनवरी को इसका आयोजन होगा। तो अमरूद महोत्सव का आयोजन है 18 से 19 जनवरी को, और सवाई माधोपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं जो सूरज सी बुलेटिन न्यूज़पेपर है उसमें एक योजना के बारे में विस्तार से दिया गया है, वह है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके बारे में देखते हैं। तो 3 जनवरी के जो न्यूज़पेपर में इसके बारे में दिया गया है, तो इसको देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके बारे में देखते हैं कि ये चालू कब से हुई। ये चालू हुई 2020 से ये योजना चालू हुई। इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए जो कन्या है उसकी आयु है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और ये योजना चालू हुई 2020 में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को यह लाभ मिल सकता है। तो कोई परिवार है उसकी अधिकतम कितनी 2 कन्या है, उनको ही कन्यादान योजना का लाभ मिल सकता है। 2 से अधिक होने पर केवल 2 को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसके तहत लाभ पाने के लिए क्या है, विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना जरूरी है। तो पहले ये जो समय था वो कितने था, 6 माह था, तो इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया, 1 साल। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसके तहत लाभ पाने के लिए किसी को अगर लाभ पाना है तो उससे क्या है, विवाह की तारीख के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन उसको करना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, इन समुदायों के जो BPL परिवार है उनकी कन्याओं को विवाह के अवसर पर कितनी राशि प्रदान की जाती है, वो की जाती है 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता किस किस को दी जाती है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय, उसके जो BPL परिवार है उनकी कन्याओं को विवाह पर दी जाती है। तो 31,000 रुपये है उसकी सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, ये जो समुदाय है इनकी BPL परिवार, इनके जो BPL परिवार है उनकी कन्याओं को विवाह के अवसर पर दिए जाते हैं 31,000 रुपये, और बाकी सभी को कितने दिए जाते हैं, 21,000। 21,000 किसको दिए जाते हैं, वो शेष सभी जो समुदाय है उनके BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिला, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं, महिला खिलाड़ी, इन सभी को विवाह के अवसर पर कितने 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। तो 31,000 और 21,000 ये दोनों है। तो 31,000 किन किन को है, वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवारों की कन्याओं को। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 21,000 और 31,000 ये वाली राशि तो प्रदान की ही जाती है, लेकिन अगर बेटियां शिक्षित है तो शिक्षा के आधार पर उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। वो कितनी है, अगर बेटी 10वीं पास है तो उनको 10,000 रुपये अतिरिक्त
प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और यदि बेटी स्नातक पास है तो उनको 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। अब हम 4 जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माँ योजना। माँ योजना की फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी MAA, माँ योजना। तो इसके तहत क्या है, अभी तक 1.36 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ कितने परिवारों को मिल चुका है? वह है 1.36 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत क्या है, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितने रुपए का जो निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है, वह है 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। माँ योजना के तहत कितने पैकेज शामिल किए गए हैं? वह 2200 उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं माँ योजना के तहत। तो ये समय समय पर बदलते भी रहते हैं, कुछ पैकेज को ऐड किया जाता है समय समय पे। तो अभी वर्तमान में क्या है, 1.36 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। इसमें 2200 पैकेज शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं माँ योजना में 19 दिसंबर 2025 को आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ की गई है। तो अब माँ योजना में क्या चालू कर दिया गया है? आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। तो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान के निवासी अब देश के किसी अन्य राज्यों में भी निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। तो पहले क्या होता था, माँ योजना के तहत क्या है, वो केवल राजस्थान के ही हॉस्पिटल में वो निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत क्या है, राजस्थान के निवासी देश के अन्य राज्यों में भी निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? यह एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। तो यह क्या है? एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। तो इसके द्वारा क्या है, तय समय सीमा में शिकायतों और सवालों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल के तहत क्या है, तय समय सीमा में शिकायतों और सवालों को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के तहत या तो इसको ऑनलाइन इसकी शिकायत की जा सकती है, या फिर 181 है जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके जो शिकायत की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, वो है एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, वो है 16वीं विधानसभा, और इसके अध्यक्ष कौन है, वो है वासुदेव देवनानी। तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो है वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट हम देखते हैं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को करियर विकल्पों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है, माई कैरियर एडवाइजर ऐप। क्या नाम है, माई कैरियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो निर्माण किया गया है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NCERT PSSCIVE, ठीक है, NCERT ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के क्या है, इसका निर्माण किया है इस ऐप का। अब हम 5 जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है बीकानेर में। और ऊंट महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा, वो है 9 से 11 जनवरी 2026 को ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा, और कहाँ, बीकानेर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसुम योजना है, कुसुम कंपोनेंट ए। तो कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, वो है पहला स्थान है। तो कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में स्थान है पहला। नेक्स्ट है कुसुम कंपोनेंट सी। कुसुम कंपोनेंट सी में राजस्थान का देश में स्थान है सेकंड।
तो राजस्थान कुसुम कंपोनेंट सी में देश में कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पे आ गया है। पहले ये तीसरे स्थान पर था, अब कौन से पे आ गया है? दूसरे स्थान पे आ गया है। तो आपके सूजन सी बुलेटिन में लिखा हुआ है कि कुसुम कंपोनेंट सी में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश्वर सिंह। तो राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं राजेश्वर सिंह। आगे हम देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें राजस्थान का पूरे देश में स्थान है पहला। तो इसके तहत क्या है? 11,209 ग्राम पंचायतों में ये यात्रा संपन्न हो चुकी है। तो राजस्थान के 11,209 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ राजस्थान का विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे देश में स्थान है पहला। नेक्स्ट देखते हैं हम बर्तन बैंक। तो बर्तन बैंक के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान के 1,000 ग्राम पंचायतों में किसकी स्थापना की गई है? बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। तो इसके तहत क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत को बर्तन बैंक की स्थापना के लिए 1-1 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। तो 1-1 लाख रुपए हर एक ग्राम पंचायत को दिए जा रहे हैं। कितने? 1,000 ग्राम पंचायतों को दिए हैं ताकि वो बर्तन बैंक की स्थापना कर सके। अब बर्तन बैंक की स्थापना करने के लिए क्या करेंगे? तो वो बर्तन खरीदे हैं उन ग्राम पंचायतों ने, और वो क्या है? शादी समारोह में वो बर्तन किराए से देंगे। तो जिससे कि क्या है? प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बर्तनों का उपयोग हो पाएगा और वातावरण शुद्ध होगा। ठीक है, तो प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए योजना चलाई गई है बर्तन बैंक योजना। तो इसके तहत क्या है? 1,000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए दिए हैं, जिससे उन्होंने बर्तन का सेट खरीदा है। और ये बर्तन का सेट शादी समारोह या अन्य समारोह में जो किराए पे दिया जाएगा, जिससे प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग कम हो पाएगा। तो राजस्थान में जो पहली बर्तन बैंक खुली है वो कहाँ खुली है? वो है खेराबाद कोटा में खुली है राजस्थान का पहला बर्तन बैंक। अब हम जो 6 जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया है 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा और JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 है, इसका आयोजन कब किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन। तो इसके तहत क्या है? इसके अंतर्गत जो राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है, इसके अंतर्गत क्या है? राजस्थान में AIML पॉलिसी 2026 लागू की गई है और राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान में AIML पॉलिसी 2026 से वो लागू की गई है। किसके तहत? राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इसके तहत लागू की गई है और राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान AIML, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का मतलब है मशीनरी लर्निंग, ये पॉलिसी लागू की गई है। तो इस पॉलिसी को हमने विस्तार से देख लिया है पहले ही। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम भी लॉन्च किया है 6 जनवरी को। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें किन किन के बीच MOU संपन्न हुआ है। वो है गूगल, IIT दिल्ली तथा NLU जोधपुर, इनके बीच में एक MOU संपन्न हुआ है। किन किन के बीच में? गूगल, IIT दिल्ली और NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीच में MOU हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? तो इसके तहत क्या है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु ये चालू की गई है। तो मतलब वो जहाँ रह रहे हैं उनके क्या पट्टे उपलब्ध कराए जाते हैं स्वामित्व योजना के तहत। तो उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज मतलब पट्टे उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक लगभग 13.89 लाख स्वामित्व कार्ड जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के कितने जिलों में फैली है? वो फैली है 19 जिलों में फैली है अरावली पर्वतमाला। अब हम 7 जनवरी 2026 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले अलवर टाइगर मैराथन। क्या है अलवर टाइगर मैराथन? उसका जो दूसरा संस्करण है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है रणदीप हुड्डा को। तो अलवर टाइगर मैराथन है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणदीप हुड्डा को बनाया गया है। तो अलवर टाइगर मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणदीप हुड्डा को। नेक्स्ट देखते हैं कि पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा जयपुर में और 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा। तो पतंग महोत्सव है उसका आयोजन जयपुर में और 14 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देश में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन सैनिक छावनी से बाहर किया जा रहा है। तो जो सेना दिवस परेड है उसका आयोजन पहले कहाँ होता था? सैनिक छावनी के अंदर ही होता है, लेकिन देश में पहली बार क्या है इसका सेना दिवस परेड है इसका आयोजन सैनिक छावनी से बाहर किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा 15 जनवरी को जयपुर में। तो जो सेना दिवस परेड है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में, वो किया जा रहा है जयपुर में और 15 जनवरी 2026 को 78वें जो सेना दिवस परेड है उसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान पुलिस अकादमी का देश में स्थान कौन सा है? वो है पहला। राजस्थान पुलिस अकादमी है उसका देश में स्थान है वो है पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए क्या खोले गए हैं? वो खोले गए रामाश्रय वार्ड। क्या खोले गए? रामाश्रय वार्ड खोले गए हैं बुजुर्गों के लिए, जहां उन्हें देखभाल के साथ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो जिला चिकित्सालयों में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए खोले गए हैं रामाश्रय वार्ड। नेक्स्ट देखते हैं वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय। वो कहाँ खोला जाएगा? वो खोला जाएगा उदयपुर में। तो वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम है वो खोला जाएगा उदयपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में राजस्थान के किस पादप उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है नागौरी अश्वगंधा को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल में राजस्थान के कौन सा पादप उत्पाद है जिसको कि जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। तो इससे पहले सांगरी को और सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिल चुका है इससे पहले। और वर्तमान में अभी हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है? वो मिला है नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।